तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट का कंपैरिजन, स्टेम का कंपैरिजन और लीफ का। पहले लीफ का फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद से रूट और स्टेम के कंपैरिजन हमने पढ़ा था। बस मैं आपको एनसीईआरटी में वो लाइनें दिखाऊंगा और ये फोटो हम लोग पहचानेंगे क्या क्या सवाल होता है। देखो क्या क्या हमसे पूछा जाएगा जब किसी लीफ को कंपेयर करने की बात होगी। तो सबसे पहले देखिए कि लीफ में क्या नाम दिया जाता है मोनोकाट में और डाइकाट में। तो डाइकाट में लीफ को बोला जाता है डॉर्सी वेंट्रल। क्या बोला जाता है? डॉर्सी वेंट्रल। डी फॉर डाइकाट एंड डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल। सीधी सी बात है, ठीक है। और मोनोकाट में लीफ को क्या बोला जाता है? आइसोबाइलेटरल। तो पहला सवाल ये याद करना है कि क्या नाम है। तो क्या बोला जाता है लीफ को डाइकाट में? डॉर्सिवेंट्रल। और मोनोकाट में क्या बोला जाता है? आइसोबाइलेटरल। क्या बोला जाता है? आइसोबाइलेटरल कहा जाता है। चलिए, अब इसके बाद से तीन और इंपॉर्टेंट सवाल हैं जहां से वो सवाल फ्रेम करेगा, आप इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्यों इसको आइसोबाइलेटरल, क्यों डॉर्सिवेंट्रल नाम है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे लीफ के अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस में कोई फर्क है कि नहीं। ठीक है। जैसे एक्चुअली क्या है, जैसे ये है लीफ का सरफेस, तो ये अपर इपिडर्मिस है और ये क्या है? लोअर इपिडर्मिस। ठीक है। तो इसी का सेक्शन हमें कट करके दिखाया जा रहा है। तो ये दिख रहा है अपर इपिडर्मिस और ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस। ठीक। तो हम जानेंगे अपर और लोअर एपिडर्मिस के बारे में दोनों लीफ में। तो जब डाइकाट की बात होगी तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई किस बात को लेके डिफरेंस है। तो डिफरेंस है क्यूटिकल के थिकनेस में और स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या अंतर होता है? क्यूटिकल के थिकनेस में और स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में, यही डिफरेंस होता है। अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये है डाई का अपर और लोअर एपिडर्मिस डिफरेंट होता है, जबकि आइसोबाइलेटरल में अपर और लोअर एपिडर्मिस क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। किस बात को लेके आइडेंटिकल होने की या डिफरेंट होने की बात हो रही है? स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूटिकल का थिकनेस। यहां पे स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन और थिकनेस अलग अलग होगा और यहां पे क्यूटिकल का थिकनेस और स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होगा। अब एक बात और आपको याद रखनी है, याद रखिएगा, अपर एपिडर्मिस को कौन सा एपिडर्मिस बोला जाएगा? एडैक्सियल। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी ये अपर और लोअर के लिए ये टर्म यूज करता है, एडैक्सियल और एबैक्सियल। तो लोअर एपिडर्मिस को क्या बोला जाता है? एबैक्सियल। क्या बोला जाता है? जबकि अपर एपिडर्मिस को क्या बोला जाता है? ए डैक्सियल। क्या बोला जाता है? ए डैक्सियल। है ना? बी फॉर बिलो। बी फॉर बिलो। तो जो नीचे वाला, बिलो मतलब नीचे, तो नीचे वाले एपिडर्मिस को बी फॉर बैक्सियल। तो लोअर एपिडर्मिस को क्या बोला जाता है? ए बैक्सियल। जबकि जो अपर एपिडर्मिस है उसे क्या बोला जाता है? ए डैक्सियल। ये भी नाम आपको याद करना है। अब इसमें दोनों डिफरेंट होंगे और यहां दोनों एक समान होंगे। जैसे यहां देखिए, यहां स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे होता है ज्यादा। कहां होता है? लोअर एपिडर्मिस पे। और जब स्टोमेटा देखो यहां पे, क्या अपर एपिडर्मिस पे है स्टोमेटा? नहीं है। सिर्फ कहां दिख रहा है? अरे स्टोमेटा का एक और नाम स्टोमा, आप जानते हैं ये। तो आपको स्टोमेटा कहां दिख रहा है? सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे। ऐसे लिफ को जहां स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे हो, लिफ को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोमेटिक। तो डाइकाट में लिफ को क्या कहोगे? हाइपोस्टोमेटिक है। क्या बोला जाएगा? हाइपोस्टोमेटिक बोला जाएगा। जबकि यहां देखो, ये देखना, ऊपर वाले एपिडर्मिस पे भी है और नीचे वाले एपिडर्मिस पे भी है। जब आप मोनोकाट की बात करोगे तो ऐसे लिफ को क्या बोला जाएगा? एम्फी स्टोमेटिक। दोनों सरफेस पे स्टोमेटा है तो क्या बोला जाएगा? तो कहां हमने पढ़ा हाइपोस्टोमेटिक और कहां हमने पढ़ा एम्फी स्टोमेटिक?
तो कहां हमने पढ़ा हाइपोस्टोमैटिक और कहां हमने पढ़ा एम्फीस्टोमैटिक। ठीक है, कहां हमने कहा कि अपर और लोअर एपिडर्मिस जो है वो आइडेंटिकल है। कहां डिफरेंस कहा, अपर एपिडर्मिस को क्या बोला जाता है, एडैक्सियल, लोअर को क्या बोला जाता है। चलिए अगला डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपको मालूम है ना कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो ग्राउंड टिश्यू है, लीफ में ग्राउंड टिश्यू को क्या बोला जाता है। अब ये मत कहना कि नहीं बताया। लीफ में ग्राउंड टिश्यू को क्या बोला जाता है, मीजोफिल बोला जाता है। मीजोफिल बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट है डाइकाट में, किसमें किसमें, पॉलीसेड में। और इधर देखो, तो ये है पॉलीसेड और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। तो दो जोन एकदम बहुत क्लियर तुम्हें दिख रहे हैं। ये वाला जोन कौन सा है, ये वाला, ये है पॉलीसेड, और ये वाला कौन सा है, स्पॉन्जी। क्या यहाँ पे पॉलीसेड और स्पॉन्जी जैसा कोई डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मीजोफिल डिफ्रेंशिएटेड है पॉलीसेड और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा में। ये किसकी पहचान है, डाइकाट की। और ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन अगर ना दिखे तो किसकी पहचान है, मोनोकाट की। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सेल्स को पहचानने के लिए भी आता है। और ये फोटो ठीक इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछेगा, पहचानने को कहेगा कि पॉलीसेड को पहचानिए, स्पॉन्जी को पहचानिए, क्या है ये, पेरेनकाइमेटस सेल्स है, और क्या है ना। तो हम कहे पॉलीसेड की लोकेशन बताओ, कहां है लोकेशन पॉलीसेड की, अपर एपिडर्मिस के नीचे पैरेलली अरेंज्ड है। कहां है, अपर ये कौन सा सरफेस है यार, अपर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है। तो कहां वेल डिफरेंशिएटेड होगा, मीजोफिल कहां वेल डिफरेंशिएटेड होगा, स्पॉन्जी में और पॉलीसेड में, और कहां नहीं होगा। बस यही सब सवाल है ना। कहां एम्फीस्टोमेटिक लीफ है, क्या मतलब है एम्फीस्टोमेटिक का, दोनों सरफेस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेटा का क्या बोला जाएगा, एम्फीस्टोमेटा। यही सवाल है, ठीक है। चलिए आपको मालूम है कैसा वैस्कुलर बंडल होता है लीफ में, नोट किया था जब हमने पढ़ा था वैस्कुलर बंडल। तो लीफ में कौन सा वैस्कुलर बंडल है, नहीं बताया है। स्टेम और लीफ में कौन सा वैस्कुलर बंडल है, कंजॉइंट। जहां लिखा है कंजॉइंट आप जाके देखिए, वहां पे एग्जांपल लिखा है स्टेम और लीफ। तो कैसा वैस्कुलर बंडल होगा, कंजॉइंट होगा। क्या होगा, कंजॉइंट होगा। देखो क्या बताना चाह रहे हैं वैस्कुलर बंडल में, जरा इसको समझ लो। तो ये है अपर एपिडर्मिस और ये है लोअर एपिडर्मिस। बस ये भूलना नहीं है, और जरूर याद रखिएगा इस पॉइंट को। ये हमने बना दिया वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के लिए बनाना पड़ेगा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम के लिए कलर यूज होता है रेड, क्योंकि जाइलम होता है लिग्निफाइड। तो ये हो गया जाइलम, और फ्लोएम का कलर कोई भी हम चूज लेते हैं, मान लो ब्लू चूज, ठीक है। तो ये बना दिया वैस्कुलर बंडल जो लीफ में है। और ये है अपर इपिडर्मिस और ये है लोअर इपिडर्मिस, और दोनों के बीच में जो पूरा जगह खाली है इसे क्या बोला जाता है, आज ही बता दो भाई क्या बोला जाता है यार। लीफ के ग्राउंड टिश्यू को क्या बोला जाता है, मीजोफिल कहा जाता है। क्लियर है। देखो क्या बताना चाह रहे थे इसमें, तो ये तो सब पहले ही बता चुके, कंजॉइंट थोड़ी ना दिखा रहा था। आपको मालूम है जाइलम फ्लोएम जुड़ा है तो वैस्कुलर बंडल क्या है, कंजॉइंट है। देखो ये फोटो बनाने का पर्पज ये है, देखो इधर जाइलम किस एपिडर्मिस की ओर है, अपर की लोअर, ए डैक्सियल की ओर है कि ए बैक्सियल की, ए डैक्सियल की। इसीलिए ये फोटो बनाया है, कई किनारे ऐसे छोटा सा बनाइए। और अपर एपिडर्मिस, अब तो याद ही कर लो यार, ए डैक्सियल बोला जाता है अपर एपिडर्मिस को, और लोअर वाले को बोला जाता है ए बैक्सियल। बी फॉर बिलो, अब नहीं याद करोगे तो कब करोगे, बी फॉर बिलो, ठीक है। तो ये बैक्सियल। तो बताओ कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल है, कंजॉइंट है, कोलेटरल है,
और कैम्बियम नहीं है तो क्या बोल रहे हैं? अरे हाँ, ये कैम्बियम नहीं है, आप इस ब्लैक लाइन को कैम्बियम मत समझिएगा, तो कैम्बियम नहीं है, इसको हटाने दीजिए, नहीं तो आप इसको कहीं कैम्बियम ना समझ। तो ये पूरा पोर्शन हो गया जाइलम वाला, ठीक है, कैम्बियम नहीं है। तो क्या नोट करूं यार, बताओ? कंजॉइन, तुम पूरा नोट करना, कोलेटरल क्लोज, है ना? और क्या नोट करना है? जाइलम टुवर्ड, बताओ किधर? टुवर्ड ए डैक्सियल एपिडर्मिस, जाइलम टुवर्ड ए डैक्सियल एपिडर्मिस, ए डैक्सियल बोले तो अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस की ओर, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो डाइकाट में लिप को क्या बोला जाता है? डॉर्सिवेंट्रल, ठीक है। तीन मेन पार्ट आपको समझ में आएंगे, एपिडर्मिस होगा, मेसोफिल होगा, ग्राउंड टिश्यू, और वास्कुलर, वास्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। एपिडर्मिस दोनों सरफेस पे होगा, अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे। बताओ अपर वाले को क्या कहोगे? एडैक्सियल, और लोअर वाले को क्या बोलोगे? लीफ के सरफेस पे क्या पाया जाएगा? क्यूटिकल पाया जाता है, सिर्फ रूट में नहीं पाया जाता, वैसे तो हर जगह पाया जाता है क्यूटिकल, ठीक है। ए बैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर और स्टोमेटा, तभी तो लीफ को क्या बोल रहे थे? तो ज्यादातर स्टोमेटा कहां है? ज्यादातर कहां है? लोअर एपिडर्मिस पे, और इसी को क्या बोला जाता है? हाइपोस्टोमेटिक, क्या बोला जाता है? हाइपोस्टोमेटिक। अब अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है उसे क्या बोला जाता है? देखो इधर क्या नाम दिया है? मीजोफिल। अब मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट रखता है, ये तो सेल वाले चैप्टर में आपको शेप याद कराया था मीजोफिल का, कैसा शेप है? कैसा शेप होता है मीजोफिल का? राउंड एंड ओवल। एक मीजोफिल में कितने क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट के नंबर के वेरिएशन में नहीं याद कराया था? क्लेमाइडोमोनास में एक, और दूसरा एग्जांपल मीजोफिल का, एक मीजोफिल में 20 टू 40, 20 से 40, 20 से 40, ठीक है, 20 से 40। तुम लोग दोहराते नहीं हो, बिल्कुल पीछे बिल्कुल नहीं पड़ते। तुम लोगों को कितनी बार कर लिया है कि शेड्यूल बनाओ और डेली पीछे के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा निकालो कम से कम, नहीं तो नहीं समय बच रहा तो कम से कम 1 घंटा निकालो कम से कम, नहीं तो कैसे दोहराओगे तुम लोग एकदम आखिरी समय पे? नहीं पॉसिबल है, कोई नहीं दोहरा पाता। अगर पहले से नहीं प्रिपेयर रहोगे तो आखिरी में क्या कर लोगे? किसमें? लीफ में? मतलब वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम की बात कर रहे हैं? चाहे डाई काट हो चाहे मोनो काट हो, कहीं नहीं होगा। लीफ में कैम्बियम नहीं होता, लीफ ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो ओपन, क्यों ओपन होगा? जब कैम्बियम ही नहीं तो ओपन क्यों होगा? क्लोज्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुनिए, चाहे डाई काट लीफ हो चाहे मोनो काट लीफ हो, वैस्कुलर बंडल कैसा होगा? क्लोज होगा, क्योंकि लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। कहां होता है? कभी सुना है क्या लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होता है? नहीं होता, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा हाँ, ये वैस्कुलर बंडल ये दोनों के लिए है, चाहे डाई काट हो चाहे मोनो काट, ये नहीं कि डॉर्सिवेंट्रल का है या ये आइसोबाइलेटरल का, ये दोनों का है। अब दोनों में ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में, और ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, ये होगा। देखिए यहां पे फोटो में भी दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूं, देखिए इधर, यहां देखिए इधर, ये पूरा वैस्कुलर बंडल दिखा रहा है यहाँ पे। अब वैस्कुलर बंडल जब आपको दिखा रहा है तो ये पोर्शन देखिए, ये क्या बोल रहा है? ये जाइलम, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोल रहा है? फ्लोयम। तो जाइलम किधर है? अपर एपिडर्मिस की ओर। यहां पर भी देखिए जाइलम किधर पड़ रहा है? अपर एपिडर्मिस की ओर, और फ्लोयम किधर पड़ रहा है? तो क्लियर है। इसी को एक दूसरे तरीके से थोड़ा आसानी से याद रहे, इस वजह से ये फोटो बना दिया है, एक को जाइलम एक को फ्लोयम, दोनों जुड़े हैं, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। कैम्बियम है ही नहीं तो ये क्लोज्ड है, तो लिख तो दिया है, कंजॉइंट है, कोलेटरल है क्योंकि फ्लोयम एक ही ओर है, और क्लोज्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल ये आपके सामने है जो पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, कहे कि पॉलीसेट किधर अरेंज्ड है? देखो इधर फोटो से कैसे याद करेंगे?
तो पॉलीसेट किधर होता है? ए बैक्जियल एपिडर्मिस की ओर। स्पॉन्जी किधर होता है? ए बैक्जियल एपिडर्मिस की ओर। तो ये सब सवाल, ये फोटो आप टिक कर लेना, है ना। क्या क्या पूछेगा? अपर कहेगा ए बैक्जियल एपिडर्मिस कौन सा, अपर लोअर नहीं देगा, वो कहेगा ए बैक्जियल कौन सा, ए बैक्जियल कौन सा है, और कहेगा स्पॉन्जी क्या है और पॉलीसेट क्या है। फोटो देगा और चार चीजें पूछेगा, ऑप्शन बनाएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो याद रखना फोटो ये है इंपॉर्टेंट बहुत। बंडल सी सेल के बारे में पढ़ा हमने, बंडल सी सेल के बारे में पढ़ा हमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या खास बात है, कब पढ़ा था हमने बंडल सीट के बारे में? बायोलॉजी बता दो भाई, फोटोसिंथेसिस क्यों बता रहे हो? कहाँ फोटोसिंथेसिस में कब पढ़ा था? C3 की C4? हाँ, क्यों पढ़ते हैं C4 में बंडल सीट? कौन सा साइकिल? बंडल सीट सेल में कौन सा साइकिल ऑपरेट होता है, C3 की C4? अब दोनों बताने लगे। C4, C4 प्लांट में कितने प्रकार की सेल्स होते हैं पत्तियों में? दो प्रकार। मीजोफिल और मीजोफिल में कौन सा साइकिल? एक्चुअल C4 साइकिल। और बंडल सीट में C3 केल्विन साइकिल चलता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ये ऐसे सवाल भी भूल रहे हो तुम लोग। तो खराब हालत हो रही है तुम लोग, दोहराना शुरू करो, है ना। डेली क्या करो, एक शेड्यूल लो तुम लोग, शेड्यूल बनाओ एक तुम लोग, है ना, दोहराने के लिए। शेड्यूल बनाना नहीं है, डेली एक्चुअली एक टाइम निकालो, है ना। और टाइम कब? जब बिल्कुल थक जाओ तब, है ना, जब बिल्कुल लगे कि अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो जब वो थकान आने लगे शरीर में, तब पुराना कोई उठाओ जो पहले से पढ़े हो, तो वो समझ में आ जाएगा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहेगा, तो एक रिकॉल हो जाएगा उसमें, है ना। तो उसमें तुम रेस्ट भी कर रहे हो और देख भी रहे हो कि क्या चल रहा है उसमें। शेड्यूल में अपने 1.5 से 2 घंटे समय निकालो तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। नहीं तो आखिरी दिन और आखिरी महीने में, दिन क्या, तो दिन ही नहीं है आखिरी, उसी महीने में जब पेपर होने वाला का पहले ही तुम डिसाइड कर लोगे कि नहीं होने वाला सिलेक्शन, और उसी हिसाब से तुम्हारी बॉडी और सुस्त हो जाएगी और फिर कुछ नहीं करोगे। दोहराने के लिए समय निकालना जरूरी है, यही डिफरेंस है जिसका सिलेक्शन होगा और जिसका नहीं होगा। बाकी क्या, पढ़ तो सब लोग रहे, कौन पढ़ नहीं रहा जो तैयारी करने आया? डिफरेंस कैसे होगा? डिफरेंस होगा रिवाइज करने से। जो नहीं दोहरा पाएगा वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, बहुत फैक्ट है और यही सत्य है। अगर एक बार पढ़ने से याद होता, तो ये बताओ कौन तैयारी करने आया और एक बार अपना सिलेबस नहीं पूरा किया होगा? जरूर किया होगा, याद रखना। और दोहराने के लिए समय जरूर निकालो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, ये पढ़ लिया हमने। मोनोकाट में लीफ को क्या बोला जाता है? हाँ, एक बात और देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये वर्टिकली और जो पैरेलल सेल है, जो एक दूसरे के वर्टिकली हैं और पैरेलल हैं, वर्टिकली अरेंज्ड हैं और पैरेलल हैं, अपर एपिडर्मिस से लगे हुए हैं, ये कौन से सेल हैं? कौन से सेल हैं? ये पॉलीसेट हैं। कौन से हैं? पॉलीसेट, बिल्कुल सही। और जो राउंड ओवर और लूजली अरेंज जो सेल हैं, स्पॉन्जी। दोबारा सुनो, वर्टिकली अरेंज्ड हैं और पैरेलल हैं, ये कौन से हैं? जो लोअर एपिडर्मिस की ओर हैं और जिनके एयर स्पेसेस पाए जा रहे हैं बीच बीच में, ये कौन सा है? ओवल, राउंड और लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जिफेरेंकाइमा जो है वो। ठीक है, तो पॉलीसेट से लेके कहां तक है? लोअर एपिडर्मिस। क्लियर ना? ओके, आगे आ जाइए। वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल। हाँ, लीफ में वैस्कुलर बंडल कहाँ होता है? वेन में, वेनलेट में, मिडरिब में। सबसे प्रोमिनेंट वेन को क्या बोला जाता है पत्तियों में? मिडरिब। कंपाउंड लिव में क्या बोला जाता है मिडरिब को? ब्रैकिस।
क्या बोला जाता है? रेकिस कहा जाता है। चलिए, तो मिडरिम में ये बता रहा है कि कहाँ होता है वैस्कुलर बंडल, कहाँ होता है? मिडरिम में होगा, वेन में होगा, वेनलेट में होगा, और कहाँ होगा? साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल आर डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेन। बॉक्स बंद करिए ट्रू एंड फॉल्स के लिए। तो कितना बड़ा वैस्कुलर बंडल होगा वो डिपेंड करेगा लीफ में क्या साइज है वेन का, वेनलेट का, ये जो है, ठीक है। The veins vary in thickness in reticulate venation of dicot leaf। तो क्या मतलब हुआ इसका? वैस्कुलर बंडल का साइज कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है कहां? डाइकाट में। पढ़ा ना? डॉक्टर, एमपी, डॉक्टर, पीएम, जो भी आपने याद किया हो। तो डी फॉर डाइकाट, आर फॉर रेटिकुलेट, याद आया ना? vascular bundle are surrounded by a layer of thick walled vascular bundle sheath cell। इधर आइए जरा, इस फोटो में एक चीज और चाह रहे हैं कि जो आप हाईलाइट करो। ये देखो इधर, यहाँ देखो, हाँ इसको देखो, ये है vascular बंडल, और vascular बंडल के अराउंड ये सेल दिख रहा है तुम्हें? तो vascular बंडल के अराउंड जो सेल है, यही क्या बोला जा रहा है? बंडल शीथ। इस फोटो में आके इसको भी हाईलाइट करो, ये तुम्हें दिखना चाहिए, ये बंडल शीथ के सेल्स है, ठीक है। और ऐसा कोई अरेंजमेंट बंडल शीथ, तो वैस्कुलर बंडल बंडल शीथ सेल से सराउंड है मोनोकाट में कि डाइकाट में? जहां डिफरेंस नोट किया है, एक पॉइंट और जाके उसमें बढ़ा लो, 3 पॉइंट थे उसमें, एक और बढ़ाओ जरा, और लिखना डाइकाट में पहले नोट करना, डॉर्सी वेंट्रल वाले में लिखो वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स आर vascular bundles are surrounded by vascular bundles are surrounded by क्या लिखोगे? bundle sheath cell, surrounded by bundle sheath cell, है ना? bundle sheath cells, या सिंपली बंडल शीथ भी नोट कर सकते, ठीक है। इस वाले कॉलम में आ जाओ, ठीक, तो नोट कर लो, नॉट सराउंडेड, नहीं घिरा हुआ है बंडल शीथ सेल से, नॉट सराउंडेड, मोनोकाट में लिखो नॉट सराउंडेड, नहीं घिरा हुआ है, नहीं कवर्ड है, क्या तो कवर्ड नहीं है। चलो, हाँ, अच्छा, वो पार्ट तुमने दोहराया था जो चारों पार्ट हमने कंपेयर किए थे। सबसे पहले इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था, फिर था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फिर था वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले रूट के बारे में बात होने वाली है। तो लेयर कैसे आएंगे यार, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है तुम्हें? फोटो अभी मैं दिखा रहा हूं फिलहाल, तुम्हें क्या याद है? सबसे पहले क्या आएगा? इपिडर्मिस, इपिडर्मिस आएगा ना? तो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इपिडर्मल सेल्स होंगे, इपिडर्मल अपेंडेजेज में रूट है तो क्या होगा? रूट हेयर होगा। क्या स्टोमेटा होगा? रूट में स्टोमेटा नहीं होता है। क्या क्यूटिकल होगा? क्यूटिकल नहीं होता। ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलो, ये तो हो गई इपिडर्मिस की बात। रूट हेयर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। डाइकाट में कि मोनोकाट? कोई सा भी हो यार, चाहे डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, रूट कैसा जिसके पास रूट हेयर ही नहीं तो किस काम का? तो डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, रूट हेयर जरूर होगा। तो ये है इपिडर्मल सेल्स है, रूट हेयर होगा, स्टोमेटा नहीं होगा, और क्यूटिकल नहीं होगा। क्यूटिकल क्यों होगा? नहीं तो रूट के द्वारा वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए। इपिडर्मिस जब भी होता कितने लेयर का होता है? देखो, चाहिए हो कितने लेयर का तुम्हें दिख रहा है इपिडर्मिस? एक लेयर का। अच्छा ये बताओ, इपिडर्मिस के बाद क्या हाइपोडर्मिस आता है? आता है? रूट में आता है हाइपोडर्मिस? नहीं आता है। सिर्फ कहां आता है? स्टेम में आता है। तो यहां हाइपोडर्मिस नहीं आएगा। अब यहां क्या आएगा?
यहां आ जाएगा कॉर्टिकल रीजन। थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल का बना होगा, इंटरसेलर स्पेस पाए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, इंडोडर्मिस। फिर क्या आएगा यहाँ पे, पेरीसाइकल। फिर क्या आ जाएगा, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, यही बताया था उसमें, यही समराइज किया था। तो जल्दी से इस फोटो को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपना। तो यहां देखिए, सबसे पहले आ गया इपिडर्मिस। और कितने लेयर का है इपिडर्मिस, एक लेयर का। तो चाहे डाई काट हो और चाहे मोनोकाट हो, हमेशा इपिडर्मिस कितने लेयर का होता है, एक लेयर का। इंडोडर्मिस भी कितने लेयर का ही होना है। तो ये है इपिडर्मिस, वन लेयर। इंडोडर्मिस वन लेयर, इपिडर्मिस वन लेयर, इंडोडर्मिस वन लेयर। ठीक है, रूट हेयर दोनों जगह दिख रहे हैं हमें। ठीक है, रूट हेयर यूनिसेलर होता है कि मल्टीसेलर होता है, बिल्कुल सही, तो यूनिसेलर होगा, चाहे वो डाई काट हो और चाहे मोनोकाट हो। ठीक है, ये देखिए, ये है कॉर्टेक्स, किसका बना होता है, आप जानते ही हो किसका बना होता है, जानते हो ना किसका बना हुआ है, इनवॉल्व्ड पेरेन्काइमेटस सेल। और इनके बीच में क्या क्या दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, तो इंटरसेलर स्पेस पाया जा रहा है। अब कॉर्टेक्स में जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स, उसी का क्या नाम होता है, इसी का नाम होता है इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस कितने लेयर का है, सिंगल लेयर का है। कैसे बना हुआ है, बैरल शेप सेल का बना हुआ है। किसका बना है, बैरल शेप सेल का बना हुआ है। ठीक है, और इसी इंडोडर्मिस के सेल से हमने क्या बात की थी, किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, स्ट्रिप के फॉर्म में पाए जाते हैं। और उसे क्या नाम दिया जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या नाम दिया जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। इंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा, फ्यू लेयर थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस, ये हमने नोट किया था, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस। और इसे क्या बोला जाएगा, पेरीसाइकल। क्या बोला जाएगा, पेरीसाइकल। ठीक है, और हाँ, अगर लेटरल रूट का फॉर्मेशन अगर हो रहा है रूट से, अगर सेकेंडरी ब्रांचेज और टर्सरी ब्रांचेज अगर निकल नहीं है रूट से, तो वो कहां से एराइज होती हैं, तो जो इनिशिएशन होता है लेटरल रूट का और वैस्कुलर कैम्बियम का, जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान हम देख सकते हैं, वो इन्हीं सेल से होता है। कौन से सेल है ये, पेरीसाइकल। तो लेटरल रूट का फॉर्मेशन और वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कहां से होगा, पेरीसाइकल से। इंपॉर्टेंट है, टिक करिए। तो लेटरल रूट का फॉर्मेशन और पेरीसाइकल का फॉर्मेशन कहां से होगा, सॉरी, वैस्कुलर कैम्बियम का और लेटरल ब्रांचेज का फॉर्मेशन कहां से होगा, पेरीसाइकल से होगा। ठीक है, हाँ, पिथ के बारे में क्या बात की है, कैसे याद किया था, मोनोकाट रूट एंड डाइकाट स्टेम में वेल डेवलप पिथ होता है। मोनोकाट रूट में, ये तो डाइकाट है, तो डाइकाट में पिथ के बारे में क्या लिखा होगा, स्मॉल, रिड्यूस, इनडिस्टिंक्ट। ठीक है ना, तो देखो क्या लिखा है, पिथ क्या है, स्मॉल है और इनकॉन्स्पिकुअस है। ठीक है, इनकॉन्स्पिकुअस है। ओके, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है कंजक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां देखिए, ये है जाइलम जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है, और ये क्या है, फ्लोएम। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। कैसा वैस्कुलर बंडल हुआ ये, कैसा अरेंजमेंट हुआ, रेडियल। रूट में क्या होता है, रेडियल। तो जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट रेडियाई पे आ रहे हैं और डिफरेंट रेडियाई पे आ रहे हैं, तो ये कैसा वैस्कुलर बंडल है, रेडियल वैस्कुलर बंडल है। क्या याद करना है, याद ये करना है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में,
तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम है, इनके बीच में कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, यहां दिखाया नहीं गया है, बस हमें याद करना है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? कंजक्टिव टिश्यू। टिक कर लेना, है ना। क्या नाम दिया जाता है? कंजक्टिव टिश्यू नाम दिया जाता है। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है। अब वैस्कुलर बंडल का नंबर आपको याद कराया था, अगर आपको याद हो। डाइकाट में क्या बोला था? डाई टू टेट्राड। और मोनोकाट में क्या कहा था? पॉलीआर्च। क्या कहा था? पॉलीआर्च कहा था। तो यहां पे देखो, ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। कितने वैस्कुलर बंडल है इसमें? 4 की 8? कितने हैं? 4 है। क्यों? एक जाइलम और एक फ्लोएम को मिला करके क्या बोला जाता है? एक वैस्कुलर बंडल। तो देखो यहां पे कितने हैं? 4। तो क्या रेंज हो सकता है? 2 से लेके 4 तक के वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। दैट मीन्स डाई टू टेट्रा आर्च, डाई टू टेट्रा आर्च। ठीक है, चलिए। और सेकेंडरी ग्रोथ होगा, ये डाई काट है, तो कैम्बियम का रिंग जाइलम और फ्लोएम के बीच में बाद में जाके डेवलप होता है। ठीक है, हाँ। वो सभी टिश्यू जो एंडोडर्मिस के अंदर आते हैं। अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या आ रहा है यार? देखना, ये है एंडोडर्मिस, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? पेरीसाइकल आएगा, वैस्कुलर बंडल आएगा, पिथ आएगा। इसी को मिला के क्या बोला जाता है? स्टील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील बोला जाता है। तो क्या समझते हो स्टील से? किसको मिला के बना हुआ स्टील? तो वो सभी टिश्यू जो किसके अंदर हैं, किसके इनर हैं? इंडो एपिडर्मिस नहीं, इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है उसे क्या बोला जाता है? स्टील बोला जाता है। तो स्टील में क्या क्या आ जाएगा? पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल, और क्या होगा? पिथ होगा। कहीं किनारे नोट करना, स्टील बराबर, स्टील बराबर STELE, स्टील बराबर क्या क्या नोट करोगे? पेरीसाइकल, पेरीसाइकल प्लस वैस्कुलर बंडल, पेरीसाइकल होगा, वैस्कुलर बंडल होगा, और क्या होगा? प्लस करो पिथ। तो पेरीसाइकल होगा, वैस्कुलर बंडल होगा, और पिथ होगा। तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? ठीक है, तो वो सभी टिश्यू जो किसके इंटीरियर आ रहे हैं? किसके? किसके इनर? इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस के अंदर, तो क्या इंडोडर्मिस स्टील का पार्ट है कि नहीं? नहीं। तो इंडोडर्मिस स्टील का पार्ट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर कोई स्टीलर रीजन के बारे में बात करता है तो किसे समझा जाएगा स्टीलर रीजन? मतलब वो कहां आ गया है? इंडोडर्मिस के अंदर आ गया है। कहां आ गया है? इंडोडर्मिस के अंदर आ गया है। क्या होता है कंजक्टिव टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? कंजक्टिव टिश्यू। ओके। और जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं, जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, रूट में कहां से एराइज होता है? पेरीसाइकल से। कहां से? पेरीसाइकल से। तो यहां पे वैस्कुलर बंडल में हमें जानना है, क्या बोला है, क्या है वैस्कुलर बंडल? देखो यार, ये है वैस्कुलर बंडल, रेडियल है, ये सब आप नोट कर चुके हैं। रेडियल है, एक्जार्च है, अभी समझते हैं हम लोग क्या एक्जार्च और इंडार्च होता है। और क्या है? नंबर बताइए। डाई से लेके टेट्रा, तो क्या बोलेंगे? डाई से लेके टेट्राच। ओके, इधर आइए, जब देखेंगे सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। यहां पे वैस्कुलर बंडल का नंबर जरा काउंट करिए, कितने हैं वैस्कुलर बंडल? जैसे यहां पे कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना हुआ है ना। जब 6 से ज्यादा होता है तो क्या बोला जाता है? बिल्कुल सही। तो मोनोकाट रूट में क्या होगा? रेडियल होगा, और क्या होगा? एक्जार्च होगा, और क्या होगा? पॉली आर्च होगा। कब टर्म होता है? 6 वैस्कुलर बंडल से ज्यादा। तो 6 वैस्कुलर बंडल से ज्यादा हो तो कंडीशन को बोला जाता है पॉलीआर्च। तो कुल मिला के पढ़ेंगे कैसे?
पढ़ेंगे रेडियल है, एक्जार्च है और पॉलीआर्च है। रेडियल है, एक्जार्च है, डाई टू टेट्राआर्च है। ठीक है। है ना, जो कॉलम आपने तब बनाया था उसमें ये सब लिखा हुआ है ना। अभी इस फोटो पे दोबारा एक बार नोट कर लेंगे तो ध्यान रहेगा आप। देखो, कह रहा है कि जो एनाटोमी है मोनोकाट रूट की सिमिलर है डाइकाट के रूट, बिल्कुल वैसे ही है। एपिडर्मिस आ रहा है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिट। एज कंपेयर टू द डाइकाट रूट which have fewer xylem bundle, they are usually more than 6 को क्या बोला जाता है? पॉलीआर्च। क्या बोला जाता है? पॉलीआर्च कहा जाता है। और क्या डिफरेंस है? इसके अलावा क्या डिफरेंस है? वहां डाई टू टेट्रा आर्च, यहां क्या? पॉलीआर्च। वहां पिथ जो था स्मॉल था और ये मोनोकाट रूट है तो क्या होगा? लार्ज और वेल डेवलप होगा। अगली बात क्या डिफरेंस है? रूट में, डाई काट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा लेकिन यहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। तो क्या तीन डिफरेंस आपको बताए? वैस्कुलर बंडल का नंबर, डाई आर्च से लेकर टेट्रा आर्च और इधर पॉली आर्च। दूसरा, पिथ के बारे में बता लो। मोर पहले ही आपको याद कराया है, तो मोनोकाट में वेल डेवलप होगा और उधर रिड्यूस्ड होगा, स्मॉल होगा, इनडिस्टिंक्ट होगा, इनकॉन्शियस होगा। और तीसरा है सेकेंडरी ग्रोथ, तो डाइकाट में होगा और मोनोकाट में नहीं पाया जाएगा। इन डिफरेंस क्या? ओके, इसके अलावा एक और डिफरेंस, तो वैस्कुलर बंडल को काउंट करके तुरंत समझ जाओगे। फोटो में जब ये फोटो देगा, है ना, तो कैसे समझ जाओगे? वैस्कुलर बंडल को काउंट करना, अगर 6 से ज्यादा दिख रहा है वैस्कुलर बंडल तो क्या होगा? हाँ, पॉलीआर्च मतलब क्या होगा वो? डाई कि मोनो? मोनोकाट होगा। इसके अलावा एक और तरीका है पहचानने का, देखो इधर, ये देखो इधर, रूट हेयर। ठीक है, फिलहाल एक फोटो देगा तो फिर कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे क्या है। अगर दो फोटो बना हुआ है, अगर तब पहचानना हो तो देखो इधर, रूट हेयर ज्यादा है कहां? ये कौन सा प्लांट है? जबकि रूट हेयर कम है कहां? मोनोकाट। ठीक है, फिलहाल एक सिंगल फोटो में पहचानने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? आप वैस्कुलर बंडल को काउंट कर लो। अगर डाई टू टेट्रा आर्च में आ रहा है, जैसे 3 वैस्कुलर बंडल बने हुए हैं, तो क्या मान लेंगे? 3 होगा तो क्या होगा? डाई काट होगा यार, 2 से 4 तक कितना होता है? सही बात। कहां आपने पढ़ा है सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ एस्क्लेरन काइमा? कहां डाइकाटिस्ट्रिप में क्या? देखो इधर, सभी लाइनें जो भी इसमें सवाल है सब नोट करा लिया है। ये देखना क्या लिखा हुआ है, सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ एस्क्लेरन काइमा। किसके बारे में बात हो रही है जान रहे हो? किसके बारे में बात हो रही है? पेरिसाइकिल के बारे में बात हो रही है। कहां बात हो रही है? क्या मोनोकाट में पाया जाता है पेरिसाइकिल? मोनोकाट में क्या होता है? इपिडर्मिस होगा, हाइपोडर्मिस होगा, उसके बाद सब कुछ ग्राउंड टिश्यू होगा और वैस्कुलर बंडल उसी में बिखरा होगा। ठीक है, अगर आपको इपिडर्मिस भी दिख रहा है, हाइपोडर्मिस भी दिख रहा है, फिर कार्टिकल रीजन आ गया, इंडोडर्मिस आ गया, पेरीसाइकिल आ गया, फिर वैस्कुलर बंडल आ रहा है स्टेम में, तो सीधी बात है ये क्या है? डाइकाट। क्या है? डाइकाट। ठीक है, कहां बताया था स्टार्च सीथ के बारे में? स्टार्च सीथ किससे जुड़ा हुआ है? डाइकाट स्टेम में इंडोडर्मिस के लिए क्या टर्म है? स्टार्च सीथ। क्योंकि इंडोडर्मिस के सेल्स क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च ग्रेन्स को। तो स्टार्च ग्रेन्स को ये रखते हैं, इसी वजह से क्या नाम दिया जाता है? स्टार्च सीथ कहा जाता है। ठीक है,
तो सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं, बस मैं एक रीडिंग लगाना चाह रहा हूं इसकी। तो सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगा वो क्या होगा? एपिडर्मिस होगा, ठीक है। और स्टेम है, लीफ है, तो आपको मालूम है एपिडर्मिस के ऊपर क्या आता है? क्यूटिकल आता है। क्यूटिकल कहाँ नहीं आता एपिडर्मिस के ऊपर? रूट में नहीं आएगा, तो यहाँ तो आएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, थिन लेयर है क्यूटिकल का, और ये ट्राइकोम बियर कर सकता है, और साथ में हो सकता है फ्यू स्टोमेटा अगर यंग होगा तो। अब इसके नीचे जो सेल्स हैं अरेंज होते हैं मल्टी लेयर्ड में बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, और एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो जगह है उसे क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। जब कॉर्टेक्स वेल डेवलप होता है तो उसमें 3 जोन हो जाते हैं। आउटर वाले जोन को क्या बोला जाता है? हाइपोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद से क्या आएगा? कार्टिकल लेयर आएगा, और सबसे बाद में क्या आएगा? इंडोडर्मिस आएगा। तो क्या क्या जाना हमने, ठीक है। ये देखिए एपिडर्मिस, ये हो गया एपिडर्मिस, ठीक है। और ये हो गया पेरिसाइकल, बस समझने के लिए, ठीक है। और इसके बीच में ये जो जोन है, दोबारा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये क्या है? ये है एपिडर्मिस। ये क्या है? पेरिसाइकल। ऐसे चलना है लेयर, अभी समझ जाओगे आप, ठीक है। इधर हम किनारे से चलना है पूरा, ये इधर चला गया एपिडर्मिस, बाहर से अंदर की ओर चल रहा है। तो ये है एपिडर्मिस, ये क्या है? पेरिसाइकल। इसके बीच वाला जो जोन है इसी को क्या बोला जा रहा है? इसको बोला जा रहा है कॉर्टेक्स। जब कॉर्टेक्स वेल डेवलप होता है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कितने जोन में? कितने जोन में? नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो 3 जोन में। तो कौन कौन सा वो 3 जोन हो गया, नाम बता दो हमें, क्या क्या बताने वाले हो? हाइपोडर्मिस, फिर क्या बोला जाएगा? फिर आएगा कार्टिकल लेयर, और फिर क्या आएगा? इंडोडर्मिस। ये है वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स। कहां पाया जाता है वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स? डाइकाट स्टेम में। तो एपिडर्मिस के अंदर क्या आने वाला है? हाइपोडर्मिस। उसके अंदर क्या आएगा? कॉर्टिकल रीजन। फिर क्या आएगा? इंडोडर्मिस। फिर क्या आएगा? पेरिसाइकल। और उसके बाद क्या आ जाएगा? वैस्कुलर बंडल आ जाएगा। तो वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स कहां देखने को मिलेगा? क्या है ये? डाइकाट स्टेम, क्या? तो यही बोल रहा है कि 3 सब जोन है। आउटर वाला हाइपोडर्मिस है, ठीक है। और पढ़ा है आपने ना, नोट कराया था, डाइकाट स्टेम में किसका बना हुआ हाइपोडर्मिस? कोलेनकाइमा, और इंपॉर्टेंट है। और मोनोकाट में क्या लिखा है? कॉलम देखिए जो आपने बनाया, किसका बना हुआ है? कोलेनकाइमा। और मोनोकाट में किसका है? एस्क्लेरेनकाइमा का। किसका है? एस्क्लेरेनकाइमा का। तो ये डाइकाट है, तो देखो फ्यू लेयर है कोलेनकाइमेटस सेल का एपिडर्मिस के नीचे। क्या कार्य होता है यार कोलेनकाइमा का, बताना जरा। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू पढ़े हम लोग। कोलेनकाइमा क्या होता है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो क्या करेगा? मजबूती देने का कार्य करेगा। अब उसके नीचे तो कार्टिकल लेयर आ जाएगा जो कि राउंडेड थिनवाल पेरेनकाइमेटस सेल का होता है। अच्छा खासा इंटरसेलर स्पेस आता है। जो इनर मोस्ट लेयर आएगा कार्टेक्स का उसे बोला जाता है इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस रिच है स्टार्च ग्रेन में, और इसी वजह से क्या नाम दिया जाता है? स्टार्च सीथ। क्या बोला जाता है? स्टार्च सीथ का नाम दिया जाता है। स्टार्च सीथ बोला जाता है, ठीक है। स्टार्च सीथ कहा जाता है। ओके, अब इंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल आएगा। पेरीसाइकिल किधर पड़ रहा है? इंडोडर्मिस के नीचे पड़ रहा है, और वास्कुलर बंडल में फ्लोएम के ऊपर।
है ना, क्योंकि वैस्कुलर बंडल में कोलेट्रल है तो फ्लोएम बाहर पड़ रहा होगा, तो फ्लोएम बाहर पड़ रहा होगा तो इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में जो लेयर पड़ेगा वो कौन सा है, पेरीसाइकल है। और पेरीसाइकल किस फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, कल भी हमने नोट कराया था उस वाले कॉलम में। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ, अर्ध चंद्राकार पैचेज है पेरेनकाइमा, जो क्या बना रहा है, पेरीसाइकल, पेरीसाइकल बना रहा है कौन, अर्ध चंद्राकार पैचेज हैं, ये किसके बने हैं, एस्क्लेरेनकाइमा के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल आर आर एन, हाँ ये देखिए रेडियल नहीं लिखा है तब भी हमने फोकस किया इस बात पे, क्या रिंग अरेंजमेंट है, रेडियल नहीं, रेडियल कहां होता है, रूट में होता है भाई, आल्फा रेडियल अल्फा रूट, स्टेम में क्या होता है, कंज्वाइंट होता है, प्लस डाई काट में रिंग अरेंजमेंट है ना, रिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो रिंग अरेंजमेंट किस वैस्कुलर बंडल की पहचान है, डाई काट, ठीक है। कैसा वैस्कुलर बंडल होगा इसमें, कंज्वाइंट होगा, कोलेट्रल होगा, ओपन होगा और इंडाल्ज होगा, ठीक है, इंडाल्ज होगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल विथ लार्ज इंटरसेलर स्पेस व्हिच ऑक्युपाइज सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड पिथ। तो बहुत आसानी से हमने याद किया है, पिथ के बारे में हमें कुछ भी सोचना नहीं है, पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, एक बात ये, और दूसरी बातें है मोर याद किया है, मोनोकाट रूट में और डाइकाट स्टेम में वेल डेवलप्ड, दो बातें याद करनी है पिथ के बारे में, क्या क्या, पेरेनकाइमेटस सेल है और मोर याद कर लेना है, क्या है मोर, मोनोकाट रूट में और डाइकाट स्टेम में वेल डेवलप्ड है, और जो बच गया समझ ही गए, रिड्यूस, है ना, अब्सेंट, ये सब। ओके, अब मोनोकाट स्टेम के बारे में देख लीजिए, डिफरेंस देखिए, वहां वहां जो हाइपोडर्मिस है कोलेन काइमा का बना हुआ था, लेकिन यहां किसका बना है, एस्क्लेरेन काइमा, ठीक है, एस्क्लेरेन काइमा। जब भी इन चारों को रिवाइज करना होगा तो सबसे पहले जो डिफरेंस आपने किनारे नोट किया है, एक बार जब आप ये फोटो अब देखोगे इसके बाद से, तो फोटो देखना है और उसको पढ़ना है, ठीक है, फोटो देखना है एनसीईआरटी से, और जो चारों कॉलम आपने बनाए हैं बस उसको आप रीड करिए और फोटो देखिए, बस उससे दोहराओगे आप। तो ये हो गया, इसके बाद से तो आप जानते ही हो सब कुछ ग्राउंड टिश्यू बोला जाता है, और ग्राउंड टिश्यू में वास्कुलर बंडल क्या है, एस्केटर्ड है, और ये वास्कुलर बंडल किससे सराउंडेड है, एस्क्लेरन काइमेटस बंडल सीट से, एस्क्लेरन काइमेटस बंडल सीट से, अभी फोटो दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, वास्कुलर बंडल कंज्वाइंट होगा, कोलेट्रल होगा और क्लोज्ड होगा, ठीक है। हाँ, एक सवाल और, बाकी साइज के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, पहले आप इसको देखिए, फ्लोएम पेरेनकाइमा अब्सेंट होता है, एक बात ये ध्यान देनी है, और वाटर कंटेनिंग कैविटी होता है वैस्कुलर बंडल के अंदर, तो वाटर कंटेनिंग कैविटी होता है विद इन द वैस्कुलर बंडल, और फ्लोएम पेरेनकाइमा अब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक करिए। तो कहेगा कि विद इन द वैस्कुलर बंडल कैविटी पाया जा रहा है जो वाटर रखता है, एक बात ये बोलेगा, और कहेगा फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट है, कहेगा बताना किसके बारे में जानकारी दी हुई, डाइकाट स्टेम, डाइकाट रूट है, मोनोकाट स्टेम, मोनोकाट रूट, किसके बारे में बात हो रही है, मोनोकाट स्टेम, क्या 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 बताया, फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट है, और वाटर कंटेनिंग कैविटी विद इन दी वैस्कुलर बंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए ये फोटो दिखाते हैं आपको, इधर देखिए, यह देखो, ये है हाइपोडर्मिस एक लेयर का, और ये है, सॉरी, ये है एपिडर्मिस एक लेयर का, उसके बाद क्या आ रहा है, हाइपोडर्मिस, और ये मोनोकाट है तो हाइपोडर्मिस किसका बना होगा, एस्क्लेरन काइमा का। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद क्या तुम्हें कोई भी लेयर परसीव हो रहा है, कुछ नहीं परसीव हो रहा है, अब कुछ नहीं परसीव हो रहा है, तो अब हाइपोडर्मिस के बाद जो कुछ बचा है ये सब कुछ क्या बोला जा रहा है, ग्राउंड टिश्यू,
है ना। और सबसे आसान स्ट्रक्चर पढ़ना यही है, क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं। एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है और कुछ है ही नहीं। तो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, ग्राउंड टिश्यू है, और ग्राउंड टिश्यू में वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड, ठीक है। और ऐसे स्कैटर्ड है, देखो कैसे, ये भी सवाल है। पेरीफेरी वाले जो वास्कुलर बंडल है, ये देखो इधर, ये किनारे वाले पूरे दिख गया ना। तो ये जो पेरीफेरी वाले जो वास्कुलर बंडल है, अब आपको दिख गया होगा। तो ये जो पेरीफेरी वाले वास्कुलर बंडल हैं, किनारे वाले, वो कैसे हैं? स्मॉल हैं, जबकि सेंटर वाले वास्कुलर बंडल कैसे हैं? लार्ज, है ना। तो ये सवाल देना रहेगा तो फोटो बना के नहीं देगा, ये पूछेगा आपसे, कहेगा ट्रू एंड फॉल्स में देगा, कहेगा कि मोनोकाट स्टेम में जो वास्कुलर बंडल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, स्कैटर्ड हैं ग्राउंड टिश्यू में, जो पेरीफेरी वाले हैं वो लार्ज हैं कि स्मॉल हैं, या वो बता के देगा, खुद ही कहेगा स्मॉल है कि लार्ज हैं, फिर कहेगा बताओ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। समझ लिया है। तो पेरीफेरी वाले कैसे हैं? स्मॉल हैं, और सेंटर वाले क्या हैं? लार्ज हैं। और वास्कुलर बंडल के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर, वाटर कंटेनिंग कैविटी, वाटर कंटेनिंग कैविटी, ठीक है। तो वाटर कंटेनिंग कैविटी पाया जा रहा है, ठीक है, विद इन दी वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग, ठीक है। हाँ, एक सवाल और, वास्कुलर बंडल के ऊपर एक सीथ पाया जा रहा है, किसका बना हुआ है? पेरेनकाइमा की स्क्लेरेनकाइमा। कैसा है यार बताओ? हाँ बिल्कुल सही, ये है स्क्लेरेनकाइमेटस सीथ, स्क्लेरेनकाइमेटस सीथ है ना। किसी एक वास्कुलर बंडल के अराउंड ऐसे ही एक सर्किल ड्रा कर लो, नोट कर लो, क्या है ये? स्क्लेरेनकाइमेटस सीथ है, स्क्लेरेनकाइमेटस। ये जरूर नोट कर लेना, ये पेरीफेरी वाले वास्कुलर बंडल स्मॉल है, और सेंटर वाले कैसे हैं? लार्ज, ठीक है। देखो यार, ये है रिंग अरेंजमेंट, देखो इधर, रेडियल नहीं, रिंग है। ये देखो, ये है फ्लोयम, ये है जाइलम, बीच में कैम्बियम। तो कैसा वास्कुलर बंडल हो गया? कंजॉइंट हो गया, सेम रेडियस पे है ना, सेम रेडियस पे, तो क्या बोला जाए? अरे भाई, जाइलम फ्लोयम एक ही रेडियस पे है, तो क्या बोला जाएगा? कंजॉइंट है। तो कंजॉइंट है, तो रिंग क्या है यहाँ पे? यार एक ये सर्किल में नहीं दिख रहा है आपको, इसी को क्या बोला जा रहा है? रिंग अरेंजमेंट। क्या है? रिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो देखो, वेल डेवलप्ड पिट जो है वो पाया जा रहा है, वेल डेवलप्ड पिट पाया जा रहा है, ठीक है। तो इपिडर्मिस हो गया, फिर हाइपोडर्मिस हो गया, ठीक। इसके बाद क्या आने वाला है? ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा लेयर दिखाना चाह रहा है? इपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, ये इंडोडर्मिस है, तो ये क्या है? जहां पेरेनकाइमा लिखा हुआ है, ये है क्या? अभी कहोगे हाँ, ये है कार्टिकल, जहां लिखा है पेरेनकाइमा। तो देखो लाइन से चल रहा है, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर कार्टिकल रीजन, फिर इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा? पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के बाद क्या आ गया? वास्कुलर बंडल, और वास्कुलर बंडल के बाद क्या आ गया? पिथ आ गया, क्या आ गया? पिथ आ गया, ठीक है। तो जहां लिखा पेरेनकाइमा, नोट कर लेना, ये कौन सा लेयर है? ये है कार्टिकल रीजन, ठीक है। और जहां लिखा है वास्कुलर बंडल, एक ऐसे एरो करो वहां पे, और लिखना कि ये अरेंजमेंट कौन सा है? ये है रिंग अरेंजमेंट। कौन सा? रिंग अरेंजमेंट, ये है रिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो डाई काट स्टेम में कोलन हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है? कोलन काइमा। और मोनोकाट में किसका बना है? एस्क्लेरन काइमा, ठीक है। कहां वास्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है?
ये क्या बना हुआ है, ये क्या है इधर, ये क्या है, यही तो ग्राउंड टिश्यू में वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, तो किसकी पहचान है ये, मोनोकाटिक स्टेम। ठीक है, कहाँ रिंग अरेंजमेंट है, डाइकाटिक स्टेम। कहाँ रेडियल अरेंजमेंट होता है, रूट में। कहाँ डाई आर्च है, डाई टू टेट्रा आर्च कहाँ होता है, क्या डाई का, डाइकाट लीफ में होता है। कहाँ पॉली आर्च होगा, हाँ, कहाँ ओपन वास्कुलर बंडल होगा, ओपन क्या होता है, ओपन वास्कुलर बंडल क्या है, कैम्बियम होता है, तो बताओ ना कहाँ होता है। कहाँ डाइकाट रूट में होता है कि स्टेम में होता है, स्टेम में, रूट में नहीं होता है। डाइकाट होना चाहिए, रूट हो चाहे स्टेम। ठीक है, कहाँ क्लोज्ड वास्कुलर बंडल होगा, हाँ, रूट में कि स्टेम में, मोनोकाट चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, क्या होगा, क्लोज्ड हो, क्या होगा, क्लोज्ड हो। ठीक है, लीफ में कैसा वास्कुलर बंडल है, यार ये तो जब वास्कुलर बंडल पढ़ा था ना तभी सब कुछ लिखा है, आप जाके देखो तो एक बार वहां। रूट में आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। स्टेम और लीफ में हमने तभी नोट कर दिया था कैसा वास्कुलर बंडल है, कंज्वाइंट। फ्लोएम जब एक और होता है तो कोलेटेरल, कैम्बियम होगा तो ओपन, नहीं होगा तो क्लोज। एग्जाम्पल सब वही लाइन से नोट किए हैं, आप दोहरा ही नहीं रहे तो आपको क्या याद रहेगा, अब वो आपका काम है ना। तो वाटर कंटेनिंग कैविटी विद इन द वास्कुलर बंडल, किसकी पहचान है, किसकी बात हो रही है। अच्छा हुआ आज ही बता दिए थे, मुझे लग रहा था कल तक बताओगे। और इंपॉर्टेंट सवाल तुम्हें बताने जा रहे हैं और इसको ध्यान से सुनना। चले, सवाल देख लो। बात हो रही है ग्रासेज में, किसकी बात हो रही है, ग्रासेज की बात हो रही है। ग्रास होता है मोनोका, ठीक है, ग्रासेज की बात हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना। व्हाट इज ए डैक्सियल एपिडर्मिस, भगवान की कसम है तुम, तो बताओ।
हाँ? तो ये है अपर एपिडर्मल सेल्स है, ग्रासेज की बात हो रही है। ये है अपर एपिडर्मिस के सेल्स और उनसे जुड़े हुए वेन। होता है ना लीफ में वेन और वेनलेट, यार यही तो वेनेशन होता है। तो सर्टेन कुछ ए डैक्सियल एपिडर्मल सेल्स हैं और साथ में उनसे जो जुड़े हुए वेन हैं। दोबारा सुनो, अपर एपिडर्मिस के कुछ सेल्स हैं और वेन है, वो मॉडिफाई हो गए हैं किसमें? सेल में। ठीक है, किसमें मॉडिफाई हो गए हैं? सेल में मॉडिफाई हो गए, और इन्हीं को बोला जाता है बुल्ली फॉर्म से। तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये सेल है क्या, किसमें ये मॉडिफाई हो गया है। हाँ, तो क्या है, ये कलर्ड है क्या? हाँ, कलरलेस। ई फॉर एम्प्टी एंड अल्फा लार्ज, समझ गए होगे, है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रासेज में ऐसा होता है, कैसा होता है? कुछ अपर एपिडर्मिस के सेल्स वेन के साथ मॉडिफाई हो जाते हैं। कैसे मॉडिफाई हुए हैं? कलरलेस, एम्प्टी और लार्ज सेल। इन्हीं सेल्स को बोला जाता है बुल्ली फॉर्म। क्या बोला जाता है? बुल्ली फॉर्म सेल कहा जाता है, बुल्ली फॉर्म सेल बोला जाता है। ठीक, जब जब पानी प्रचुर मात्रा में है, वाटर की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में ये जो एम्प्टी सेल हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेल जो है बुल्ली फॉर्म सेल जो है टर्जिड हो जाता है और लीफ का सरफेस एक्सपोज हो जा रहा है। ट्रांसपिरेशन हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि पानी है प्रचुर मात्रा में। लेकिन वहीं जैसे ही वाटर स्ट्रेस होता है, पानी की कमी होती है आसपास के इन्वायरमेंट में, तो ये क्या होता है, ये पुनः क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है, खाली होने लगता है और वो हो जाएगा फ्लैसिड। पानी भरेगा सेल में तो क्या बोलेंगे? टर्जिड हो गया। पानी खाली होगा तो क्या बोलेंगे? फ्लैसिड हो गया। फ्लैसिड हो जाएगा तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये सवाल जब भी आएगा, आप ऐसे पाम को ऐसे करना और फिंगर को ऐसे रोल करना। इस रोल तो रोल ही नहीं कर पाओगे, टूट जाएगा। ठीक है, वो मैं रोल करूंगा जब आपका सवाल सही नहीं होगा। चलिए फिलहाल ये देखिए, तो ऐसे कर्ल हो रहा है, ये क्या है? ये इन्वॉल्व है। कैसी कर लेंगे? ये इन्वॉल्व है। बस यही याद रखना है कि ये जब फ्लैसिड होगा तो किधर कर्ल होगा? इनवर्ड कर्ल होगा। और जब लीफ का सरफेस कर्ल हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो ये एडेप्टेशन है बुल्ली फॉर्म सेल का। तो लीफ कर्ल हो जाते हैं इनवर्ड, ट्रू एंड फॉल्स में कहेगा आउटवर्ड, हम कहेंगे नहीं इनवर्ड है, क्योंकि वाटर लॉस को क्या करना है? कम से कम करना है। ठीक है, और यहां कहेगा कि ये ए बैक्जियल एपिडर्मिस है, हम कहेंगे नहीं, ये है ए डैक्जियल एपिडर्मल सेल। इधर देखो, इधर कहेगा कलर्ड है, तो हम कहेंगे नहीं, ये कलरलेस है। इसी में देखो लिखा हुआ है, अगर तुम्हें इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो Cl कलरलेस ये भी लिखा है इसमें, ये भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब कम से कम सही कर लेना। ठीक है, तो अब सही कर लेना, इसको देख लो। Cel का क्या मतलब है? हाँ, कलरलेस है, एम्प्टी है और लार्ज है। ठीक है, कहां पाया जाता है ये? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ग्रासेज में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ग्रासेज में पाया जाता है, ग्रासेज में। ये बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा, मोनोकाट लीफ में कैसा वेनेशन है ना, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग डॉक्टर मोनू पांडे के बारे में। तो डाइकाट, रेटिकुलेट, मोनोकाट, पैरेलल, अभी भी नहीं याद हुआ तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे। चलो इधर आ जाओ, देखो। तो पैरेलल वेनेशन में ये मोनोकाट में होगा, तो लगभग लगभग वैस्कुलर बंडल का साइज क्या होगा? एक समान होगा। जबकि डाई काट में जब यही देखेंगे हम लोग तो क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होने की वजह से वैस्कुलर बंडल जो है वो डिफरेंट साइजेज में होंगे। ठीक है, तो मोनोकाट में लगभग लगभग एक समान वैस्कुलर बंडल होंगे,
मेन बेन को छोड़ करके। कौन होता है मेन बेन? मिडरिब। तो मिडरिब को छोड़ के वैस्कुलर बंडल एक जैसे हैं, जबकि डाइकाट में तो अलग अलग साइज के वैस्कुलर बंडल देखने को मिल जाएगा। तो ये भी लाइन आप याद रखना ट्रू एंड फॉल्स के लिए। किसको बोला जाता है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा है ना। याद रखना, जो शुरू में टिश्यू के बारे में जो समरी लिया है एक, वो एनसीईआरटी में अभी नहीं है, लेकिन सवाल आ जाते हैं। अब तुमको पूरी एनाटॉमी पढ़नी है तो वो वैसे ही आपके काम आ रहा है, हर हर जगह आ रहा है। ये देखिए, अब इसमें हम लोग नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अपने यूनिट का नाम है, ये पहली यूनिट है एनसीईआरटी की, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। 4 चैप्टर है इसमें। पहला तो बस नाम का चैप्टर है, इसका तो चैप्टर नाम ही नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा सा है। तो एक चैप्टर ये है इसमें, बाकी ये है, कुल मिला के 4 चैप्टर हैं। और सवाल देखिए, 10 से 11 सवाल का वेटेज है, वो भी कब? जब फिजियोलॉजी से, प्लांट फिजियोलॉजी से और एनिमल फिजियोलॉजी से कुछ टॉपिक हट गए हैं, उसके बाद है ये। ठीक है, तो इसमें एक चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड के बारे में, 2 सवाल आएगा उससे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 4 सवाल के आसपास, प्लांट किंगडम से 3 सवाल, और एनिमल किंगडम से 2 सवाल। ठीक है, इतने मिनिमम होंगे, 1 या 2 सवाल वेरी कर सकता है। तो इतने क्वेश्चन का ये है पूरा। ठीक है, 11 सवाल, 11 12 है ना, तो 12 चौका 48, लगभग 50 नंबर के आसपास का सेक्शन है ये। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करेंगे। ये पहली यूनिट है एनसीईआरटी की, है ना। जैसे ही किसी एग्जामिनर को पेपर बनाने के लिए दोनों एनसीईआरटी दिया जाएगा, जैसे ही वो पहले एनसीईआरटी का पहला पेज खोलेगा, सबसे पहले ये दिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्या करिए, फोटो पहचानिए। फोटो पहचान लिया? तो कोई एग्जामिनर जिसको दोनों एनसीईआरटी दिया जाएगा पेपर फ्रेम करने के लिए, ठीक है, तो पेपर जो फ्रेम करने वाले लोग होते हैं वो पहले कभी पढ़े होते हैं, अभी थोड़ी ना पढ़ रहे होते हैं। वो लोग होते हैं नेता टाइप के आदमी, है ना। और नेता टाइप के आदमी जो अपना पुराना कभी पढ़ा लिखा होगा, तो जल्दी से देखेगा सबसे पहले पेज पे ये पहला फोटो दिखेगा, तो जल्दी जल्दी उसको क्या करना है, उसको 90 सवाल आपके सामने फ्रेम करना है। जल्दी जल्दी वो सवाल निकाल के रखेगा एक एक करके। पिछले साल के पेपर्स भी साथ में उसके पास रखे होते हैं, दोनों को मिलाते जाता है और फिर देखते जाता है कि कैसे कैसे सवाल जो है वो फ्रेम करने, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को छूता हुआ चलता है वो। ये सबसे पहला पेज है किसी एग्जामिनर के सामने जो खुलेगा, ये एनसीईआरटी का, तो समझ रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी हमेशा बनती है, इस बायोग्राफी से सवाल कभी कभी रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ने ही जा रहे हैं। एक बायोग्राफी और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताई है, वो है कैथरीन की। पढ़ा है ना कैथरीन? कब पैदा हुई थी कैथरीन? 8 अक्टूबर 1922। नहीं, फिर कब पैदा हुई थी? 1898 में पैदा हुई थी। कहाँ?
ठीक है, तो बुक के बारे में बात की थी, क्या क्या? प्लांट एनाटॉमी, दूसरा एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, यही ना? नहीं है फ्लोरिंग प्लांट, अच्छा सीड प्लांट। तो सन कौन सा है? मन में क्या बता रहे हो? सिर्फ 1900 ही बोल रहे हो, आगे नहीं बोल रहे हो। 1900 क्या? 1900, 1954 और 1907, ठीक है। और याद कराया था नैस और नमस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड नेशनल मेडल ऑफ साइंस। सन कौन सा है? तो यही तो नहीं याद है, यही तो याद करना है। चलिए तो इधर आइए, और बायोग्राफी के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बायोग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट बायोग्राफी दोनों बुक मिला करके वो ये है ना, 2-3 सवाल हैं, वही पूछा जाता है, आना होगा उसी में से आएगा, नहीं तो एग्जामिनर इस पेज को छोड़ के आगे बढ़ेगा। तो फिर देखते हैं। तो ये है, क्या नाम लिखा हुआ है इनका, नाम तो पढ़िए, क्या नाम है? अर्नस्ट मायर, मायर है ना, नॉट मेयर, मेयर नहीं, घोड़ी उड़ी नहीं है, ठीक है, आदमी है, ठीक है। तो देखिए जरा, ये है अर्नस्ट मायर, और अर्नस्ट मायर पैदा हुए थे 5 जुलाई 1904 जर्मनी के कैम्पटन शहर, है ना। तो 5 जुलाई 1904 कैम्पटन, जर्मनी।